हाय दोस्तों, तो इस पार्ट में मिस्टर सिस्टम कहता है कि अब तुम्हें क्या पूछना है मुझसे। तो ये कहती है कि मुझे और कितना लक स्टेट गेन करना होगा वापस जाने के लिए। मिस्टर सिस्टम कहता है क्यों, क्या हुआ? ये कहती प्लीज तुम मुझे बताओ। तो ये कहता है कि तुम्हें 10,000 तक गेन करना है। तो ये जब अपना हाथ देखती तो उस पर सिर्फ अभी 1660 लक स्टेट गेन किया होता है इसने। मिस्टर सिस्टम कहता है कि अगर तुम्हें कहानी का ओरिजिनल प्लॉट याद हो तो तुम लोगों की मंगनी का टूट जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शन कहती तो इसका मतलब मुझे अब उसके क्राइसिस को दूर करने में उसकी मदद करनी होगी। ये कहता है कि हाँ, और तुम्हें भी प्लॉट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और इस सबके सामने कहती है कि आज मैं फाइनली अपनी एंगेजमेंट गुयचन के साथ खत्म कर रही हूँ और मेरा आज के बाद गुयचन और गू ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। रिपोर्टर्स यहाँ पे इससे और सवाल करने लग जाते हैं। तो शन कहती मैंने तो सोचा ही नहीं था कि लोग इतने सवाल करेंगे। एक रिपोर्टर इससे सवाल करता है कि जो शन ग्रुप के कर्ज का मसला था, क्या वो शन ग्रुप ही हल करेगा या गू ग्रुप? तो इस बात के खत्म होने से पहले यहाँ पे गुयचन आ जाता है, कहता है कि ये मसला गू ग्रुप का है। गुयचन आके शन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं धकेलना चाहिए। और गुयचन कहता है कि मैंने और मैं शन ने अभी तक अपनी एंगेजमेंट खत्म नहीं की, बल्कि ये रिपोर्टर्स के सामने ये भी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। शन आहिस्ता आवाज में से कहती है कि मैंने हमारी मंगनी के खत्म करने का ऐलान कर दिया ताकि मैं तुम्हारी इस क्राइसिस में तुम्हारी मदद कर सकूं। गुयचन कहता है कि तुम्हें अपनी रेपुटेशन को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर कहता है कि फिर आप में शन किस तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो गुयचन कहता है कि शन एक डिसेंट लेडी है और उस तस्वीर में जो दिखाया गया वो सच्चाई से बहुत दूर है, और अगर आपको सच्चाई वाकई में जाननी तो आप स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं। तभी स्क्रीन पे वीडियो प्ले कर दी जाती है जहाँ पे जांग मोरान शन को लेके जा रहा होता है और गुयचन कहता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शन बेहोश है और ये जेंटलमैन शन की मदद कर रहा है। तो इसीलिए किसी भी बेसलेस बात पे आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है और शन ग्रुप के जितने भी कर्ज का मसला है वो गू ग्रुप हैंडल कर लेगा एक एक करके। और इस वक्त गू ग्रुप के प्रेसिडेंट की सिर्फ एक ही मिस्ट्रेस है और वो मिस शन है। ये सारी बातें जांग मोरान और वेयुनजिया खड़े होकर सुन रहे होते हैं। गुयचन कहता है कि मुझे नहीं परवाह कि आप लोग किस तरह की तस्वीरें खींचते हैं, उस पर फिर क्या लिख देते हैं, लेकिन जो कोई भी मिस शन को टारगेट करेगा वो इनडायरेक्टली मुझे टारगेट कर रहा है। और अगर मेरा सब कुछ चला भी जाए तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मिस शन को सेफ रखना है। शन को ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद जांग मोरान वेयुनजिया को कहता है कि अगर तुम अफसरदा होते तो मेरे कंधे पे सर रख के रो सकती है। तो ये कहती है कि मैं अफसरदा नहीं हूँ, बल्कि मुझे एक चीज मालूम हुई है। तो ये कहता है कि बताओ आखिर वो क्या है? वेयुनजिया कहती तुम्हें उसके होने का इंतजार करना होगा, मैं भी नहीं तुम्हें बताऊंगी। ऊपर आके एक ही साथ ही दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। गुयचन इसको किस करने वाला होता है, लेकिन इसके पेट से आवाज आ रही होती है। तो ये कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी है? तो कहती है कि हाँ, मुझे एक अच्छी जगह का पता है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर जाती हूँ। तो ये इसका हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाती है। ये लोग एक लोकल से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। गुयचन यहाँ पे आके कहता है कि मेन्यू में जो भी है मैं उसका सब कुछ एक एक ऑर्डर करना चाहता हूँ। अटेंडेंट इसे बहुत गौर से देख रहा होता है। गुयचन को समझ नहीं आती तो शन इसके करीब जाके कहती है कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ एक ही तरह का खाना सर्व करते हैं और वो भी बीन एंड ड्रिल्स हैं। गुयचन को इस तरह की जगह पर खाने की आदत नहीं थी। तो फिर इसके बाद ये टेबल पे बैठ के कहता है कि मुझे अब ये जगह बिल्कुल खाली चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे खाना नहीं खा सकता। ये टेंडर को अपना क्रेडिट कार्ड दिखाता है तो शन इसका कार्ड इससे पकड़ लेती है। शन इसे कहती है कि अब तुम सबके साथ खाने के लिए तैयार हो ना? शन कहती है कि हम जैसे एम्प्लॉयज अक्सर इसी तरह के रेस्टोरेंट्स में आके खाना खाते हैं। शन अपनी जगह पे खड़े होकर कहती है कि आप सब जो भी कुछ खा रहे हैं उसका बिल मिस्टर गू पे करेंगे, तो इसलिए आपको जो भी खाना वो खा सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। फिर इसके बाद शन शेफ के साथ जाके इन दोनों के लिए खाना ले आती है और ये बैठ के खाने लगती है। इसे खाना इतना अच्छा लगता है कि ये एंजॉय कर रही होती है। गुलशन इसे देख के मुस्कुरा रहा होता है तो शन कहती मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुस्कुरा रहे हो, आखिर क्या बात है? गुलशन कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे अब समझ आ गई है कि असल में खुशी क्या है। शन कहती है इस तरह से सबके साथ शेयर करके तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो ये कहता है कि नहीं, बल्कि मैं खुश हूँ, मुझे फाइनली में कुछ ऐसा मिला है जिसके बारे में मैंने चाहत की थी। तो तब आप बेख्तियार मुस्कुराते हैं। इसके बाद गुलशन भी खाने लगता है और ये कहता है कि ये तो वाकई में बहुत मजे के हैं। फिर इसके बाद गुलशन का फोन आ रहा होता है। ये अपना फोन बाहर निकालता है लेकिन ये अटेंड नहीं करता। तो ये कहती है कि आखिर किसका फोन है और ये गुलशन की ग्रैंडमा की कॉल होती है। ये कॉल रिसीव करता है। थोड़ी देर बाद कॉल डिक्लाइन भी हो जाती है। ये शन को बताता है कि ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है। शन बहुत हैरान होती है। फिर इसके बाद शन कहीं जा रही होती है। वेयुनजिया और जांग मोरान फिर से इसका पीछा कर रहे होते हैं। शन और गुलशन की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा रहे होते थे। शन खुद से कहती है कि गुलशन की ग्रैंडमा से मिलना ये तो प्लॉट में नहीं था, इसका मतलब मैंने कहानी को बदल दिया है। शन इसको नर्वस दिखाई दे रही होती तो गुलशन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडमा ने खबर देख ली थी इसलिए वो तुमसे मिलना चाहती हैं और ज्यादा कोई बात नहीं। फिर इसके बाद ये लोग इस जगह पे पहुंच जाते हैं। शन यहाँ पे बैठ के खुद से कह रही होती मुझे लगता है कि इस लेडी ने ही गुलशन को पाला पोसा है और इसको देखने से तो ऐसा लगता है कि ये वेयुनजिया को मुझसे ज्यादा प्रेफर
ऑफर करती हैं। वेई एंजियाओ शन से कहती है कि शन फैमिली ने अपना बिजनेस टी के बिजनेस से स्टार्ट किया था, तो क्यों ना तुम पहले ग्रैंडमा को टी सर्व करो। थोड़ी देर बाद चाय भी आ जाती है और ये इससे सर्व करने के लिए कहती। शन कहती मुझे लगता है कि यहीं से मसला शुरू होगा। फिर इसके बाद शन उठ के कप में चाय निकाल के ग्रैंडमा को सर्व करती है, लेकिन ग्रैंडमा इसकी चाय नहीं लेती। तो गुए शन खड़ा होकर अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि शन पहले आपसे कभी नहीं मिली, तो इसलिए उसको नहीं मालूम कि आखिर आपको क्या पसंद है क्या नहीं, तो इसलिए आप मुझे अलाउ करें कि मैं आपको चाय सर्व करूं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें डाइनिंग टेबल पे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है? तुम्हें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं, वेई एंजियाओ सब कर लेगी। वेई एंजियाओ चाय बनाते हुए ये कह रही होती है कि ग्रैंडमा शिशा टी कप ही यूज करती हैं। ये दूसरा कप था जो ट्रे में रखा हुआ था, जबकि शन ने किसी दूसरे कप में चाय बनाई थी। इसके बाद ग्रैंडमा कहती हैं कि गू फैमिली की बहू एक डिसेंट और मैनरेबल लड़की होनी चाहिए, बिल्कुल वेई एंजियाओ की तरह। तुम बिजनेस की खातिर किसी भी ऐरी गैरी औरत से शादी नहीं कर सकते। शन को सुन के गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं अपने आप पे काबू रखूंगी। तो शन बहुत ही पोलाइट वे में ग्रैंडमा से कहती कि मुझे आपकी पसंद के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अगली दफा से मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ग्रैंडमा कहती है लेकिन इसके बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। गुइचिन कहता है कि लेकिन आप ही ने तो मुझे कहा था कि आप शन से मिलना चाहती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मुझे मालूम है कि मैंने कहा था, लेकिन ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने की रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरती। गुइचिन कहता है कि लेकिन मैं और शन एक दूसरे को पसंद करते हैं। शन कहती है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ कर दीजिए। ग्रैंडमा कहती है कि मिस शन तुम्हें यहाँ पे बात करने का कोई हक नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि गू ग्रुप ने हमेशा से अपने काम को बहुत ही अच्छे से तरीके से किया है और ये आज से पहले कभी भी किसी रोमांटिक स्कैंडल का हिस्सा नहीं बना और ना ही कोई कर्ज का मसला बना है। तुम्हें गू फैमिली में वेलकम नहीं किया जाता। गुइचिन को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। ये शन के पास आता है और इसका हाथ पकड़ के कहता है कि आपने जो भी रूमर सुने हैं आप उनके पीछे की सच्चाई को नहीं जानती, और ये वेई एंजियाओ की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि लोगों को भी अब ये रूमर्स फैलाना बंद कर देने चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, तो ये कहता है कि आप मुझे शन को माफ कर दीजिएगा। ये कह के ये शन को यहाँ से ले जाता है। फिर इसके बाद जब ये लोग पार्किंग एरिया में आते हैं तो इनका ड्राइवर इसे बताता है कि आपकी ग्रैंडमा ने कहा कि आप आज के बाद से गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जब ये दोनों ऑफिस आते हैं तो लिली गुइचिन को बताती है कि मैं आपसे मौजूद चाहती हूँ, लेकिन आज के बाद से आपका ऑफिस आपकी ग्रैंडमा यूज करेंगी, इसलिए आप किसी दूसरे ऑफिस में जा सकते हैं। फिर इसके बाद शन अपने रूम में बैठकर बहुत ही खूबसूरत से शूज ट्राई कर रही होती और तभी वहाँ पे मिस्टर सिस्टम आ जाता है और कहता है कि ये जूते यकीनन तुम्हें गुइचिन ने दिलाए होंगे। शन कहती हाँ लेकिन फिर भी मुझे सिंड्रेला नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा लक स्टैट 10 भी नहीं था, लेकिन अब वो 2500 हो गया है। मिस्टर सिस्टम कहता है लेकिन क्या तुम मेरी वार्निंग को इग्नोर कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें प्लॉट को चेंज नहीं करना, तुम्हें ओरिजिनल स्टोरी लाइन को ही फॉलो करते रहना है और उसके हिसाब से वेई एंजियाओ और गुइचिन की मंगनी हो जानी चाहिए थी। शन कहती कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तो मिस्टर सिस्टम कहता है क्या तुम्हें मालूम है कि जो तुम कर रही हो उसका नतीजा क्या निकल सकता है? सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर की वजह से तुमने काफी सारी कहानी पहले से ही बदल दी है। तुम्हें अपना किया दुरुस्त करना होगा, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। शन कहती है क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस स्टोरी लाइन में मेरी पर्सनालिटी या मेरा कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाए, स्टोरी के मुताबिक ना रहे? मिस्टर सिस्टम इस पे चिल्लाते हुए कहता है कि जो कोई भी नॉवेल्स की दुनिया में आता है वो सबसे पहले यही आके सोचता है, जो कि गलत है। क्या तुम्हें गुइचिन की ग्रैंडमा के बिहेवियर से अभी तक कुछ अंदाजा नहीं हुआ? वो तुम्हें कभी भी अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो मुझे माफ कर देना, मैं गुइचिन के साथ ही रहना चाहती हूँ। मिस्टर सिस्टम कहता है लेकिन अगर तुम ऐसे करती रही तो तुम्हें पता नहीं किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्या तुम वो हैंडल कर पाओगी? शन कहती है मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी से बाहर से गुइचिन के चिल्लाने की आवाज आती है तो ये रूम से बाहर आ जाती है। इसके बॉडीगार्ड्स यहाँ पे आए होते हैं जो कि इसे बता रहे होते हैं कि आप हमें कोई जबरदस्ती करने पे मजबूर ना करें, ये हम अपनी मर्जी से नहीं करे, बल्कि आपकी ग्रैंडमा के सख्त ऑर्डर्स आए हैं और वो ये चाहती हैं कि आप ये घर 1 घंटे के अंदर खाली कर दें। शन गुइचिन के पास आके इससे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। हाँ मैं जानती हूँ वो जगह तुम्हारे घर की तरह इतनी अच्छी और शानदार तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे आराम कर सकते हैं। फिर इसके बाद गुइचिन शन की बात मानते हुए इसके साथ इसके घर चला जाता है। गुइचिन इसके अपार्टमेंट को देख के कहते हैं कि तुम्हारा अपार्टमेंट काफी यूनिक है। शन इस पे हंसने लग जाती है और कहती है कि पहले मैं बहुत अनलकी हुआ करती थी तो इसलिए मैं कोई फर्नीचर नहीं खरीद सकी। गुइचिन के हाथ में एक बैग होता है, कहता है कि दरअसल मैं हमेशा से बहुत क्यूरियस रहा हूँ कि इस बैग में आखिर क्या है। शन कहती है कि ये एक फर्स्ट एड किट है जो कि मैं अपने टफ टाइम्स में इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब मेरे पास तुम हो इसलिए मुझे इसकी मजीद कोई जरूरत नहीं। जांग मोरान और वेई एंजियाओ
इनका पीछा करते हुए यहाँ पे भी आ जाते हैं। वे जांग वुरान से कहती मुझे यकीन नहीं आता कि गुए चन इस तरह की जगह पे आके रह रहा है, उसे तो आके ग्रैंडमा से माफी मांगनी चाहिए, आखिर इस शन में इतना खास है भी क्या। जांग वुरान कहता है मुझे लगता है कि गुए चन का दिमाग खराब हो गया है और वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि बचपन से उसने एक आरामदेह और अच्छी जिंदगी गुजारी है। वो कुछ ही देर यहाँ पे रहने के बाद यकीनन उकता जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन वे जुनजाओ को तो किसी और बात की टेंशन होती है और वो कहती है कि गुए चन के घर में तो काफी कमरे थे और वो लोग अलग अलग सोते थे, लेकिन इस छोटे से घर में वो दोनों कहाँ सोएंगे। तुम्हें अभी कुछ करना होगा, उन्हें अलग करो, वो एक साथ ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जांग वुरान से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जांग वुरान अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर इस गुए चन में ऐसी क्या ही खास बात है जो इसके पीछे इतनी पागल है। फिर इसके बाद ये दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। गुए चन तो सो चुका होता है, लेकिन शन जाग रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि गुए चन को उसकी ग्रैंडमा ही कंट्रोल करती आई हैं और इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि इस फैमिली बिजनेस को अब पब्लिक बिजनेस बन जाना चाहिए। शन उठ के गुए चन से कहती है क्या तुम्हें अभी भी इस बात की फिक्र है कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस एक पब्लिक बिजनेस बनने वाला है। ये कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम, क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना मुश्किल है। तो ये सर हिलाता है। शन अपने मन में कहती है कि नॉवल में ये सब कुछ तो गुए चन ने वेइनजा से शादी करने के बाद किया था और उसी के बाद कंपनी पब्लिक हुई थी। शन कहती कि अगर मैं ये मेन प्लॉट को फॉलो करती रहूं तो मुझे लगता है कि अभी भी एक चांस है और इस तरह से मिस्टर सिस्टम को भी थोड़ा सा कौन मिल जाएगा। मुझे इतनी फिक्र करने के बजाय एक कोशिश करके देखनी चाहिए। ये गुए चन से पूछती है क्या तुम कभी किसी से मिले हो या तुम्हारे साथ कोई ऐसा स्ट्रेंज इनकाउंटर हुआ है। गुए चन कहते तुम सो रहे, कहती नहीं तो मुझे बताओ कि तुमने पहले कभी कोई बेट लगाई है शादी या इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जेंटलमैन है तो सही जो कि मेरी मॉम का फ्रेंड है, मैंने उसके साथ बेट लगाई थी। शन कहती क्या हो अगर वो तुम्हारा इन्वेस्टर बन जाए। ये अभी इससे बात पूछ ही रही होती है कि बाहर बहुत बुरी तरह से बिजली चमकती है जिसकी वजह से डर जाती है। इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा सा टेडी बेयर पड़ा होता है। गुए चन उसका बाजू इस्तेमाल करते उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। गुए चन कहते क्या तुम्हें इस सबसे डर लगता है। तो अपना मुंह दीवार की तरफ करते हुए कहती कि नहीं मुझे डर नहीं लगता। गुए चन इन दोनों के दरमियान से टेडी बेयर निकाल देता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। शन अपना चेहरा इसकी तरफ कर लेती है और दोबारा से बिजली चमकती है जिसकी वजह से फिर डर जाती है। गुए चन इससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। शन कहती तुम्हारा शुक्रिया। गुए चन कहता है कि तुमने मुझे अभी याद करवाया है कि अगर हमें उस जेंटलमैन की इन्वेस्टमेंट मिल जाए। ये अभी ये बात पूरी कर ही रहा होता है कि इससे कहता है कि तुम्हें मेरी उसके साथ होने वाले इस बेट का कैसे मालूम है, लेकिन इस सवाल के पूछते पूछते ही शन सो चुकी थी। गुए चन ये देखता है तो इसके फोरहेड पे किस करता है और फिर ये भी सो जाता है। फिर अगली सुबह जब ये दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो गुए चन कहता है कि वार्डरोब में मेरा कोट पड़ा है, मैं क्या ले लूं। ये वार्डरोब की तरफ आता है तो ये इसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं तुम ऐसे नहीं खोल सकते। तो ये कहता है कि आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। शन इसे कहती है कि यहाँ पे एक रिवाज है कि जिस जगह पे लड़कियों की प्राइवेट चीजें पड़ी हो लड़के उस जगह पे नहीं जा सकते। गुए चन कहते लेकिन मैंने तो कभी भी इस तरह की किसी बात के बारे में नहीं सुना आज तक। शन कहती तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी बाकी सारी चीजें तो हमेशा से मेड्स वगैरह पूरी करती आई हैं, इसीलिए तुम्हें इन सब बातों के बारे में आखिर कैसे मालूम होगा। गुए चन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, आइंदा से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। फिर शन थोड़ा सा करीब आते कहती क्या तुम तैयार हो, आज तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो तुम्हारी ग्रैंडमा है। गुए चन कहते हैं कि बहुत हो गया है, कू ग्रुप को अब एक चेंज की जरूरत है। फिर इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है जहाँ पे कंपनी से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट लोग बैठे होते हैं और ग्रैंडमा ये कहती हैं कि आज मैंने आप सबको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए बुलाया है। गू ग्रुप में कुछ गलत काम हुआ जिसकी वजह से मुझे अभी एक सख्त फैसला लेना पड़ेगा। ग्रैंडमा गुए चन को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि आज से तुम्हारे पास गू फैमिली के अंडर रहते हुए जो कुछ भी है उसका कंट्रोल मैं लेती हूँ। गुए चन कहते हैं कि ग्रैंडमा ने बिल्कुल सही कहा कि गू ग्रुप में यकीनन कुछ गलत हुआ है। ग्रैंडमा कहती है जबकि तुम मुझसे मुत्तफिक हो तो तुम्हें ये बात माननी होगी और इसी के साथ ही मीटिंग खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही ग्रैंडमा उठ के जाने लगती है तो गुए चन कहता है कि दरअसल मसला आप हैं। गुए चन कहता है कि यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने गुज़िश्ता सालों में गू कंपनी के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया होगा और कहीं ना कहीं ये फील भी किया होगा कि वो अनफेयरली ट्रीट किए जा रहे हैं। जांग वुरान कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, सीधा पॉइंट पे आओ। तो कहता है कि मेरा पॉइंट ये है कि गू ग्रुप एक केक है और मैं इसको मजीद बड़ा बनाना चाहता हूँ। मैं इस साल कंपनी को लिस्ट कर रहा हूँ
हूँ और इस तरीके से आप लोग अपने शेयर्स के मुताबिक फायदा होगा, जिसका मतलब जिसके जितने शेयर्स होंगे वो उतना % ग्रो करेगा। तो इसके बारे में आप सबका क्या ख्याल है? ग्रैंडमा कहती हैं कि गू फैमिली को पब्लिक होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ग्रैंडफादर के टाइम से कंपनी ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। क्या दूसरों के बेनिफिट्स को सैक्रिफाइस करके तब भी? ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम सबको इसकी बातों में आना नहीं चाहिए और बाकी सब्सिडायरी कंपनीज के प्रॉफिट के हिसाब से तुम लोगों के जितने भी बेनिफिट्स हैं, मैं उसके बारे में तुम सबको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूंगी। गुरुचंद कहते हैं कि आप सब गू ग्रुप के ऑनर्स बनना चाहेंगे या इसी तरह म्यूचुअल बेनिफिट्स का हिस्सा रहना पसंद करेंगे। मीटिंग में बैठे तमाम लोग गुरुचंद की बात से अग्रीड होते हैं, कहते हैं कि हमें गुरुचंद की बात सुननी चाहिए। सांग मोरान कहता है कि मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, गू ग्रुप अभी पब्लिक होने के लिए तैयार नहीं, इस तरह से हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज को सामना करना पड़ेगा। गुरुचंद कहता है कि मैं उनसे भी निपट लूंगा, तुम्हें बस रिजल्ट्स का इंतजार करना है। ग्रैंडमा कहती है कि हर कोई ऐसे झूठे दावे कर सकता है, तुम अभी बहुत यंग हो। गुरुचंद कहता है कि मैं आप सबसे यहाँ पे वादा करता हूँ कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ये कंपनी पब्लिक ना हुई तो मैं अपनी पोजीशन से पीछे हट जाऊंगा और किसी सूटेबल इंसान को यहाँ पर लाऊंगा। फिर इसके बाद सांग मोरान और वेगन जाओ शन के घर के बाहर आ जाते। वेगन जाओ कहती कि अब तुम जाओ और जाके गुरुचंद को लेके आओ, आखिर वो कब तक इस गंदी सी जगह पे रहता रहेगा। सांग मोरान कहते हैं क्या मैं जाऊँ? तो ये कहती कि हाँ तुम जाओ, मैं नहीं जाना चाहती, वो मेरे साथ मेरे घर पे रहेगा। सांग मोरान कहता है कि उसे तुम्हारे घर पे रुकने की जरूरत नहीं, तो ये कहती है कि नहीं, उसे मेरे साथ ही जाना होगा। सांग मोरान कहता है कि तुम्हें ना का मतलब समझ आता है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन वो तुम्हारे घर पे नहीं रह सकता। वेगन जाओ कहती है कि आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, वो मेरा घर है तुम्हारा नहीं। सांग मोरान कहता है यही तो मसला है। वेगन जाओ कहती है कि मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो। ये अब बहुत चाइल्डिश एक्ट करने लग जाती है, कहती है कि प्लीज जाओ उसे नीचे ले आओ। तो सांग मोरान को मजबूरन इसकी बात माननी पड़ती है, कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद सांग मोरान कहता है कि आखिर मैं इसकी बात क्यों मान रहा हूँ, क्या कहीं मुझे इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई। यह आके शन के घर के दरवाजे पर नॉक करता है लेकिन दरवाजा तो खुला होता है और ये घर के अंदर आ जाता है। ये शन के घर को बहुत अजीब तरह से देखने लग जाता है और ये आके शन की वार्डरोब खोलता है। इसमें बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगे होते हैं, ये वही स्टिकी नोट्स होते हैं जो कि गुरुचंद के करीब जाने के लिए इसने प्लान्स बनाए थे और कुछ स्टिकी नोट्स पे उसका लक स्टार्ट भी लिखा होता है। सांग मोरान सबकी तस्वीर खींच लेता है और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है।